हम ऐसे भी कह सकते हैं, कोई भी कह रहे हॉरिजॉन्टल मास स्प्रिंग सिस्टम कि एक मास स्प्रिंग सिस्टम है, वो हमारे पास क्या रखा है, हॉरिजॉन्टल रखा हुआ है। तो हम सबसे पहले डायग्राम बना लेते हैं, उसके बाद मैं आपको समझाता हूँ। देखो बेटा, देखो हमारे पास क्या है कि ये एक स्प्रिंग है और यहाँ पे हमारे पास क्या रखा हुआ है, एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। और ये जब ऑब्जेक्ट रखा हुआ है तो इसकी जो एक्स है वो यहाँ पे क्या है, 0 है, क्योंकि यहाँ पे भी रुका हुआ है, इसका मतलब इसकी जो डिस्प्लेसमेंट है वो आपके पास क्या है, 0 है। और आपको मैंने कहा है कि अब स्प्रिंग को क्या करते हैं, हम इसको स्ट्रेच करते हैं। जब मैंने स्प्रिंग को क्या किया, स्ट्रेच किया, तो मैंने देखा कि ये स्प्रिंग को जो मैंने स्ट्रेच किया कि ये स्प्रिंग अपनी मेन पोजीशन से हट के मैंने यहाँ पे पहुँचा दिया। ठीक है, ये आपके पास क्या हो जाएगा कि मेन पोजीशन से मैंने इसको यहाँ पे कर दिया। तो अगर आप देखना चाहें तो मैंने क्या लगेगा, मेरी एक्सटर्नल फोर्स किस तरफ है, इस तरफ है, और स्प्रिंग की जो फोर्स है वो किस तरफ है, इस तरफ है। एफ एस यानी फोर्स ऑफ स्प्रिंग इस तरफ है। और ये यहाँ से हमारे पास क्या होगा, ये देखो, ये इसकी क्या थी पहले, ये इसकी सपोज कर लेते हैं, ये इसकी क्या थी हमारे पास मेन पोजीशन है। अब ये मेन पोजीशन से यहाँ तक क्या हुआ है, इसने डिस्प्लेस किया है। तो डिस्प्लेस का मतलब ये यहाँ तक मेन पोजीशन से यहाँ पे मैक्सिमम गया है, तो इसका मतलब इसने क्या किया है, डिस्टेंस तय किया है। जितनी फोर्स लगाओगे इतनी ही क्या करेगा, वो डिस्प्लेसमेंट करता जाएगा। आप इसको कम खींचोगे, इसकी फोर्स डिस्प्लेसमेंट ये हो जाएगी, ज़्यादा खींचोगे तो डिस्प्लेसमेंट ये हो जाएगी। इसका मतलब क्या है कि मैंने फोर्स सेक्शन ऐसे लगाई, जब मैंने उसको छोड़ दिया तो आपके पास क्या होगी, स्प्रिंग फोर्स जो होगी वो क्या करेगी, इस तरफ लगाएगी। तो ऑब्जेक्ट क्या करेगा, अब दोबारा ऑब्जेक्ट इस तरह से मूव करता हुआ ये पहुंच गया भाई यहाँ पे। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट पहुंच गया यहाँ पे, पहुंच गया। सपोज कर लेते हैं, तो इसका मतलब पहले इसकी मेन पोजीशन ये थी। ठीक है, अब इसकी क्या है, ये है। इसका मतलब क्या हुआ, इसने यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट किया। अब फोर्स जो लगा रही है स्प्रिंग को कैसे लगाएगी, अब ऐसे लगाएगी फोर्स ऑफ स्प्रिंग। क्यों, क्योंकि जब ये इसके नजदीक आ जाता है, या आप उसको ऐसे भी कर सकते हैं कि भाई ये पहुंच गया, यहाँ पे पहुंच गया है पार्टिकल, और ये इसकी वजह से ये क्या हो रहा है, ज़्यादा डिस्प्लेस हो रहा है, फोर्स लगाएगी स्प्रिंग, क्या करेगी इसको यहाँ पे फोर्स लगाएगी, तो यहाँ पे इसकी फोर्स होगी। अब ये क्या करेगा, स्प्रिंग उसको दोबारा खींचने की कोशिश करेगा। तो ये क्या है, सिंपल कंडीशन कि स्प्रिंग के साथ मास अटैच करो, आपने उसको फोर्स, मतलब फोर्स जो लगानी है वो याद रखना इलास्टिक होनी चाहिए, कम फोर्स नहीं, ज़्यादा फोर्स लगाएंगे तो ये स्प्रिंग क्या हो जाएगा, स्ट्रेच हो जाएगा। तो इलास्टिक रीस्टोरिंग फोर्स होनी चाहिए। तो क्या मतलब क्या है कि इसके अंदर जो फोर्स हो वो हम इलास्टिक रीस्टोरिंग लगाएं। इसका मतलब आप उसको यहाँ से खींच के यहाँ पे जब छोड़ोगे तो ये दोबारा अपनी पोजीशन के ऊपर मेंटेन करने की कोशिश करेगी। इस वजह से हम इसको कहते हैं इलास्टिक रीस्टोरिंग फोर्स कहा जाता है। ठीक है, और दूसरी चीज, ये तो हमारा परफॉर्मेंस हो गया। देखो, ये मेन पोजीशन होगी, ये इसकी एक्सट्रीम पोजीशन, ये मेन, फिर क्या है एक्सट्रीम पोजीशन। ये अपनी मेन और एक्सट्रीम पोजीशन पे क्या कर रहा है, वाइब्रेशन कर रहा है। तो हमने कहा कि ये कर रहा है। ठीक है, अब इसमें मैं आपको की पॉइंट लिख रहा हूँ। ठीक है, तो इसका मेरे पास क्या आती है, याद आएगी कंडीशन। ये कंडीशन में सबसे पहले जो कंडीशन आती है वो क्या होना चाहिए आपके पास कि भाई ये जो पार्टिकल जो है, ऑब्जेक्ट है, ये क्या करना चाहिए, वाइब्रेटरी मोशन करना चाहिए। सर्किल में टू एंड फ्रो, यानी यहाँ से गया, आया, फिर गया, फिर आया। इसका मतलब ये क्या कर रहा है, टू एंड फ्रो मोशन कर रहा है। इसका मतलब आपके पास जो सिस्टम हो वो आपके पास क्या होना चाहिए, वाइब्रेटरी मोशन होना चाहिए। क्या देखोगे कि सिस्टम should be vibratory। आपके पास जो सिस्टम हो वो क्या होना चाहिए, वाइब्रेटरी मोशन होना चाहिए। इसके अंदर हम लिखते रहें कि कौन कौन सी कंडीशन आनी चाहिए। एक तो हमारे पास आती है वाइब्रेटरी मोशन, और दूसरी क्या होना चाहिए कि ये आया और ये गया। बेटा अगर इसके हॉरिजॉन्टल सरफेस रखा है, आप इस पे यहाँ पे फ्रैक्शन रखते हो तो ये पार्टिकल यहाँ ऑब्जेक्ट जो है वो दोबारा अपनी मेन पोजीशन पे नहीं आएगा। तो इस वजह से हम कहते हैं कि सिस्टम जो आप ले रहे हो वो क्या होना चाहिए, फ्रैक्शनलेस होना चाहिए। तो हम यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हैं कि सिस्टम शुड बी फ्रैक्शनलेस। आपके पास जो सिस्टम होगा क्या होना चाहिए, फ्रैक्शनलेस होना चाहिए, पता चला। अब
ये गया, अब इसको खींचा, आपने छोड़ा, जब ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे आएगा, इसको रुक जाना चाहिए, तब ये रुकता नहीं है, यहाँ से फिर ऐसे जा रहा है, फिर ऐसे जा रहा है। इसका मतलब इसके अंदर एक ऐसी चीज है जो इसके मोशन को मेंटेन करने की कोशिश कर रही है। अब देखो मेंटेन से वर्ड में पता चल गया, हम चैप्टर पढ़ के हैं उसके अंदर फोर्स वाला में, उसके अंदर हमने क्या पढ़ा था, इनर्शिया। तो इनर्शिया यहाँ पे आ रहा है, हाँ इनर्शिया आ रहा है, क्योंकि इनर्शिया की वजह से वो क्या कर रहा है, टू एंड फ्रो मोशन कर रहा है। तो हम कहेंगे कि सिस्टम जो आपके पास है शुड, ठीक है, सॉरी यहाँ पे SHOU should be have inertia। ठीक है, आपके पास क्या करता है, वो इनर्शिया मेंटेन कर रहा होता है। एक चीज हमारे पास आ गई कि इनर्शिया की वजह से वो क्या कर रहा है, अपने आप को मेंटेन कर रहा है। और तीसरी कंडीशन क्या होनी चाहिए, आपके पास यहाँ पे जो फोर्स हो वो आपके पास क्या होनी चाहिए, इलास्टिक रिस्टोरिंग फोर्स होनी चाहिए। यहाँ पर हमने सेंटर में क्या लिखेंगे, ये जो कंडीशन होनी चाहिए, ये कंडीशन जो होती है हम कहेंगे ये कौन सी आपके पास होनी चाहिए, इलास्टिक रिस्टोरिंग फोर्स होनी चाहिए, इलास्टिक इलास्टिक रिस्टोरिंग फोर्स होनी चाहिए, क्योंकि वो फोर्स की वजह से आप इतना खींचो, जब छोड़ो तो ये अपने आप को दोबारा मेंटेन रिस्टोर का मतलब दोबारा से जगह पे आता है। ऐसी चीज की वजह से हम कहते हैं इलास्टिक रिस्टोरिंग आपके पास कंडीशन होनी चाहिए। अब ये तीसरी, अब ये चौथी जो कंडीशन होती है आपके पास क्या होती है कि अंदर इलास्टिक रिस्टोरिंग क्वेश्चन होनी चाहिए। आपके पास दूसरी क्या होनी चाहिए, इसके अंदर जो टोटल एनर्जी हो वो क्या हो, सेम हो। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं द टोटल एनर्जी या टोटल एनर्जी कोलिजन या टोटल एनर्जी रिमेन सेम। ये चौथा, और ये हमारे पास आ जाता है, ये 4 पॉइंट हो गए। ये 5वां पॉइंट हमारे पास क्या आ जाता है, 5वां पॉइंट क्या कह रहा है कि इसकी एक्सेलरेशन जो होगी वो हमेशा हमेशा कहाँ पे होगी, मेन पोजीशन की तरफ होगी। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ये आपको समझा दूंगा अभी कि एक्सेलरेशन किस तरफ होती है, हमेशा मेन पोजीशन की तरफ होती है। यहाँ पे क्या लिखेंगे कि एक्सेलरेशन इज ऑलवेज लेस देन, नाउ लिखेंगे एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, ये पॉइंट हमारे पास आ गई। एक्सेलरेशन जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके साथ होती है, डिस्प्लेसमेंट के साथ होती है। हम ये मैं अभी पॉइंट क्लियर करवाऊंगा। यहाँ तक मैं समझ में आया कि टोटल एनर्जी ये होती है, ये मैं लिख रहा हूँ चौथा 5वां पॉइंट। अब ये 6 पॉइंट हमारे पास क्या होता है कि जो एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल डिस्प्लेसमेंट के साथ होती है वो हमेशा हमेशा किस तरफ होती है, मेन पोजीशन की तरफ। तो इसको हम यहाँ पे भी लिख सकते हैं, चलिए भी क्या लिखेंगे कि एक्सेलरेशन इज ऑलवेज टूवर्ड द मेन पोजीशन। वो हमेशा हमेशा कहाँ पे होती है, मेन पोजीशन पे होती है। अब ये दो टर्म हमने जो लिखे हैं इसको हम क्या करते हैं, यहाँ पे प्रूव करना चाहते हैं। तो बेटा देखो यहाँ पे कि क्या है कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट के साथ। आप जितनी फोर्स लगाओगे ये स्प्रिंग जो है, ये ऑब्जेक्ट है, वो क्या करेगा, इतना ही क्या करेगा, दूर जाएगा। इस वजह से हम क्या कहते हैं कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट के साथ होती है। तो हमने क्या करना है, आप डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इसको क्या करेंगे बेटा, हटाएंगे तो यहाँ पे क्या रखेंगे के, और यहाँ पे आ जाएगा एक्स। कुछ कांस्टेंट होता है स्प्रिंग कांस्टेंट, तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा के। और इस के को हम क्या नाम देते हैं बेटा, इस के को हम बोलते हैं स्प्रिंग कांस्टेंट। अब स्प्रिंग कांस्टेंट आ गया तो इसका मतलब क्या है, स्प्रिंग कांस्टेंट से हमें पता चल जाता है, ये एक टर्म यूज पढ़ते हैं जिसको क्या कहते हैं, हुक्स लॉ। तो हॉरिजॉन्टल मास स्प्रिंग सिस्टम को हम एक और नाम से भी जानते हैं जिसको हम क्या कहते हैं बेटा, हुक्स लॉ कहते हैं। ठीक है, अब ये हमारे पास कांस्टेंट, अब इसकी यूनिट भी होनी चाहिए। तो के निकालना है तो मेरा एक्स यहाँ पे मल्टीप्लाई करके क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो इसका मतलब के का यूनिट क्या हो जाएगा, फोर्स पर यूनिट, एक्स यूनिट क्या हो जाएगा, न्यूटन पर मीटर हो जाएगा। और न्यूटन मीटर को हम इस तरह से लिख सकते हैं, न्यूटन मीटर इनवर्स 1 हमारे पास आ जाता है। ठीक है,
अब तो ये हो गया, तो इसकी क्या हो जाएगी, यूनिट है जो फार्मूला है, इसका मतलब इसकी डायमेंशन भी होनी चाहिए हमारे पास, ठीक है बेटा। अब डायमेंशन होगी तो डायमेंशन का निकालने का तरीका क्या है, न्यूटन में हमें पता है न्यूटन की डायमेंशन जो होती है वो क्या होती है, एम एल टी इनवर्स 2 होती है, और नीचे लेंथ मीटर है, जिसका मतलब लेंथ हो जाएगी। अब क्या हो जाएगा आपके पास कि लेंथ से लेंथ कैंसिल, बाकी क्या बच गया, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे, ब्रैकेट एम, एम है हम कहेंगे 1, एल है नहीं है 0, और टाइम है तो इनवर्स 2, ये इसकी क्या गई हमारे पास डायमेंशन, ठीक है। ये हमारे पास क्लियर हो गया। अब हमने कहा है कि अब आ जाते हैं इसके अकॉर्डिंग, इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि ये क्लियर हो जाएगा ये, ठीक है। तो आपके पास क्या आ जाता है कि यहाँ पे लिख देते हैं, क्या आ जाएगा, अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ, न्यूटन के सेकंड लॉ के अकॉर्डिंग आपके पास क्या हो जाएगा कि F जो बराबर होता है वो बराबर होता है m a के, और बेटा हाँ यहाँ पे क्या लगेगी, माइनस साइन लगेगी, माइनस साइन क्यों बताएगा कि आपकी फोर्स इस तरह आप छोड़ोगे तो इसकी जो फोर्स स्प्रिंग की फोर्स को हमेशा हमेशा किसको लेके आएगी, उसको मेन पोजीशन की तरफ लेके आएगी, तो इस वजह से हम इसको नेगेटिव लगा रहे हैं। जब यहाँ पे आ जाएगी तो स्प्रिंग क्या करेगा, उसको पुश करेगा कि अपनी मेन पोजीशन की तरफ जाओ, इस वजह से हम इसको क्या लगाते हैं, नेगेटिव साइन लगाते हैं। तो अब ये होगी F = ma, यहाँ पे पुट वैल्यू कर दोगे तो आपके पास क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा मास एक्सीलरेशन = माइनस के ओवर एक्स, ये हमारे पास आ जाती है, ठीक है। ये एम ए और माइनस के ओवर एक्स हमारे पास आ जाती है, इसको हम क्या करते हैं देखना चाहते हैं, तो आगे किस तरह से हो रही होती है, ठीक है। अब मास जो एक्सीलरेशन माइनस के एक्स, अब हमें क्या करना है, एक्सीलरेशन का फार्मूला निकालना है, तो आपके पास क्या हो जाएगा, यहाँ से मैं लिखा यहाँ पे लिख देता हूँ, तो आपके पास क्या हो जाएगा कि मास एक्सीलरेशन = माइनस के ओवर एक्स, मुझे एक्सीलरेशन का फार्मूला निकालना है, तो क्या हो जाएगा, m यहाँ पे मल्टीप्लाई उस पर क्या हो जाएगा डिवाइड, तो क्या हो जाएगा k ओवर m, और यहाँ पे आ जाएगा x, ठीक है। अब आपको पता है कि यहाँ पे स्प्रिंग कांस्टेंट है जिसको हमने कहा है उसका के अकॉर्डिंग, और मास यहाँ पे कांस्टेंट है क्योंकि मास सिर्फ क्या बता रहा है, वो मेंटेन के लिए बता रहा है, इनर्शिया की वजह से वो अपने आप को मेंटेन कर रहा है, तो हमने कहा कि k ओवर m क्या है बेटा, k ओवर m जो है ये क्या है हमारे पास कांस्टेंट है, कभी भी चेंज नहीं होता, सेम है। इसकी जगह पे हमने इसको ऐसे लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे कि एक्सीलरेशन = माइनस, यहाँ पे हमने लिख दिया मैंने कांस्टेंट, और यहाँ पे हमारे पास आ गया x, ये आ गया x। अब जैसे हमने कहा था यहाँ पे डायरेक्ट रिलेशन है, तो डायरेक्ट रिलेशन हटाने के बाद हमारे पास जैसे k कांस्टेंट आया था, अभी अगर कांस्टेंट है तो कांस्टेंट हटा के मेरे पास क्या आ जाएगा, डायरेक्ट रिलेशन आ जाएगा, इसका मतलब क्या हो जाएगा, एक्सीलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट। नेगेटिव साइन का मतलब, अब देखो नेगेटिव में क्या बताइए कि एक्सीलरेशन की डायरेक्शन जो होगा वो हमेशा हमेशा किस तरफ होगी, मेन पोजीशन की तरफ। देखो ये हमने लिख दिया है यहाँ पे, जितनी फोर्स छोड़ोगे वो दोबारा मेन पोजीशन की तरफ एक्सीलरेशन की डायरेक्शन होगी। ये हमारे पास सेकंड टॉपिक जो है क्लियर हो गया, जिसको हमने पढ़ा हुआ था।